संदीप जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को हमारा नमस्कार। और निश्चित रूप से संदीप जी, अभी आपने एक भाषण चलाया, राहुल जी कोलार में थे और उन्होंने कुछ बोला है। संदीप जी, पहले तो ये बताना चाहता हूं कि फैक्चुअली इनकरेक्ट कैसी थी उनकी बातें। उन्होंने कहा, मोदी जी आपने 50% का कैप लगाया है। मैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, बुद्धिजीवियों को एक चुनौती देता हूं, वो सिद्ध कर दें कि मोदी जी ने 50% का कैप आरक्षण पे लगाया है, ये सरकार ने लगाया है या सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, जुडिशरी ने लगाया है, उनको बताना चाहिए। बार बार झूठ, बार बार भ्रम, ये बोलना शोभा देता है क्या? आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो काम जुडिशरी ने किया है, आप कह रहे हैं सरकार ने किया है। पहली बात, संदीप जी मैं आपका आभारी हूं, आपने उदाहरण दिया, कर्नाटक में हुआ, रिपोर्ट आया क्या? राजस्थान में हुआ, रिपोर्ट आया क्या? केंद्र में जब उनकी सरकार थी तो वीरप्पा मोइली ने विरोध किया था, उसका रिपोर्ट नहीं आया था। तीसरी बात, संदीप जी अच्छी बात है, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई थी और बाबा साहेब अंबेडकर का मुझे एक वाक्य याद आता है। उन्होंने कहा था, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक राष्ट्र के रूप में हम ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जहां अंतर विरोध होगा। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स विद द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, बट वी विल हैव ग्रॉस इनइक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी, जो बनी हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग संदीप जी ऐसा है जो सामंती है इस देश में, जिनको यह बात पचती नहीं है कि देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है। क्या क्या गाली देते हैं वो लोग उनको, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है उनको। नेता विपक्ष कांग्रेस के देश के संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठी आदिवासी की बेटी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है उनको। तो निश्चित रूप से बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कहा था, जो असमानताएं हैं वो असमानताएं हैं, लेकिन आज तो वही तो सवाल पूछा जा रहा है गुरु। सवाल ये पूछा जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री देश को ये बताने में कतई कोई गुरेज नहीं करते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, तो पिछड़ी जाति की जनगणना में दिक्कत क्या है? और उसकी तो पैरवी 2018 तक आपकी सरकार, आपके नंबर 2, आज भी नंबर 2 है वो सरकार में, तब गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह ने की थी। संदीप जी देखिए, ये शुद्ध रूप से एक शिगुफा है। देखिए, जब चुनाव आता है ना, अगले साल चुनाव है, चुनाव आता है तो कहां गए गरीब, कहां गए दलित, कहां गए शोषित, कहां गए पीड़ित, कहां गए वंचित? कांग्रेस पार्टी की इसी मानसिकता को तो दूर करने की आवश्यकता है। आपको संदीप जी याद होगा, 2019 के चुनाव से पहले न्याय स्कीम आया था। क्या हुआ न्याय स्कीम का? छत्तीसगढ़ में सरकार आई, आपने लागू किया। आपकी सरकार राजस्थान में, आपने लागू किया। 2024 का चुनाव आ रहा है तो 2023 में नया शगुफा आया है सामाजिक न्याय का। आपने शगुफा शब्द 2 बार इस्तेमाल किया। 2018 में, के प्रति क्या 2018 में जातीय जनगणना की बात करना आपकी तरफ से भी शगुफा था क्या? और 2011 में आर्थिक और सामाजिक जनगणना हुई थी, वो आंकड़े क्यों दबा लिए गए? वीरप्पा मोइली का एतराज जो था होता रहे, जब आपने 2016 में आखिरी आंकड़े जारी किए तो वो आंकड़े क्यों दबा लिए? संदीप जी, अच्छा किया आपने बोला। शिगुफा में और कमिटमेंट में अंतर होता है। हमारा कमिटमेंट नहीं होता तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? अब जाकर के मिला है। पिछड़े वर्ग का केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ऐतिहासिक, अभी तो राहुल जी बोल रहे हैं यहां तो हो चुका है, 27% से अधिक का रिप्रेजेंटेशन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में ओबीसी का है कि नहीं, आप मुझे बताइए। 15% से अधिक का रिप्रेजेंटेशन अनुसूचित जाति का है कि नहीं, आप मुझे बताइए। 9% से अधिक का रिप्रेजेंटेशन आदिवासी समाज के भाइयों बहनों का है कि नहीं, मुझे बताइए। ये तो शिगुफा है ना। कुछ लोग सिर्फ बात, फिर मैं शगुफा, क्योंकि आपने फिर इस्तेमाल किया, इसे भी शगुफा क्यों ना माना जाए कि जी 28-29 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। अच्छी बात है और सही आंकड़ा है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर ये तो कुछ लोग मलाई काट रहे हैं और मेरा कहना नहीं है। ये रोहिणी आयोग जो आपकी सरकार ने ही बनाया, रोहिणी आयोग क्या कहती है? 983 पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, ना कोई दाखिला ना कोई नौकरी। 994 ऐसी जातियां, 2.68 उनको नौकरी मिलती हैं। मैंने सचिव स्तर से लेकर अतिरिक्त सचिव स्तर की बात की। आप खुद एक प्रोफेसर हैं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी पिछड़े वर्ग का प्रोफेसर नहीं, ना ही एसोसिएट प्रोफेसर। दिक्कत तो वहां है ना।
संदीप जी, हम लोग इस पे लगातार बात करते रहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक जो है हम सीमा के उस पार नहीं करते हैं, जरूरत पड़ती है तो ऐसे मुद्दों पे सीमा के इस पार भी करते हैं। जब देश में राष्ट्रपति भवन में दलित का एक टर्म खत्म होता है तो आदिवासी की बेटी जाती है तो मैसेज जाता है, एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो मैसेज जाता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, केंद्रीय विश्वविद्यालय ही क्यों, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारी न्यायपालिका में, जुडिशियल सर्विसेज में सामाजिक विविधता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आईआईटी में, आईआईएम में, एनआईएफटी में, एनआईडी में, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है वहां भी सामाजिक विविधता हो। और इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने चिट्ठी भेजा है, काम की शुरुआत हो गई है। तो हमारी कमिटमेंट संदीप जी, इस पे कोई प्रश्नचिन्ह का सवाल तो सरकार को दिक्कत क्या है? जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती? और यहाँ छोड़िए, नहीं, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती? मैं ये मूल सवाल तो यही है, इसका थोड़ा जवाब दीजिए। अरे संदीप जी, आप, हाँ तो मैं बता रहा हूं, नहीं संदीप जी, एक है हवाबाजी और दूसरा है काम करना। जातीय जनगणना हो संदीप जी, आज मुस्लिम समाज में, पसमानदा समाज जो मुसलमानों में भी पिछड़ा मुसलमान है, उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्या? जब उत्तर प्रदेश के दानिश रिजवान अंसारी को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो पसमानदाओं में क्या मैसेज जाता है? पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में 370 हटता है तो गुर्जर समाज का, मुसलमान समाज का व्यक्ति गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में आता है तो सशक्तिकरण नहीं होता है क्या? और तमाम तरह के झूठ फैलाए जाते हैं कि पहली सवाल का तो जवाब दीजिए, मुसलमान समाज का व्यक्ति जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? आदिवासियों की और दलित समाज की, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की जनगणना होती है, पिछड़े वर्ग की क्यों नहीं? नहीं संदीप जी, देखिए, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन कब बना है? हमारी सरकार ने बनाया है। ओबीसी वर्ग का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व कब हुआ है? तो हमारी सरकार में हुआ है। कहीं से भी कोई अपने मन में संदेह और शंका किसी को रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में जहां जहां भी हमें जनता का जनादेश मिला है उसमें एक बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है और अन्य पिछड़ा वर्ग का है। और उसमें क्यों है संदीप जी? प्रिसाइजली दिस इज द रीजन, यही कारण है। एससी एसटी का सेंसस होता है, ओबीसी का क्यों नहीं? बात हो नहीं संदीप जी, आप मुझे बताइए, ओबीसी का सेंसस होना ये सामाजिक न्याय के प्रति आपका कमिटमेंट का एकमात्र यार्डस्टिक है क्या? इस आधार पर तय होगा क्या? जो लोग सामाजिक न्याय की राजनीति, अनुसूचित जाति और जनजाति का भी गणना बंद कर देनी चाहिए। नहीं संदीप जी, मैं तो उनको चुनौती देता हूं जो लोग कह रहे हैं, जो लोग अपना, आपने भी बहुत अच्छा परिचय कराया ओम प्रकाश राजभर जी का, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। राजा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम राजा सुहेल देव है। राजा सुहेल देव का बहराइच में स्मारक कब बन रहा है? अब बन रहा है। कौन बनवा रहा है? जाके देखिए। स्मारक बनाना, मंत्री बनाने से पिछड़ा वर्ग अगड़ा बन जाएगा क्या? सवाल यहाँ है। आप बोलिए। परेशान बड़ी जल्दी होते हैं। स्मारक बनाने से नहीं बनेगा, राष्ट्रपति बनाने से नहीं बनेगा। नहीं सर, स्मारक बनाने से नहीं बनेगा। संदीप जी, वर्षों तक हम लोगों ने सहा है ना, दलित हूं ना तो हो जाता हूं, बोलने की आदत है, आज सुनने की आदत लोगों को नहीं रही है, इसलिए हो जाता हूं परेशान। अच्छा, पिछड़ों की कब सुनी जाएगी? इसलिए थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। दलित अगर, हाँ नहीं, दलित अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो बिल्कुल किसी कोई पॉइंट नहीं, ये बातें आपने कही हुई बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है।